जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आई स्पेस इंक ने अपने हकूतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एम1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो ये किस देश का है? इसका राइट आंसर होगा जापान। ये कहाँ का है? जापान का है। हाल ही में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस इंक ने अपने हकूतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एम1 लॉन्च किया है। यह जापान और निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। हकूतो आर नाम उस सफेद खरगोश को संदर्भित करता है जिसका जापानी लोक कथाओं से पता चलता है कि वह चंद्रमा पर रहता है। एम1 लैंडर में जापान की जेक्सा अंतरिक्ष एजेंसी से 2 रोबोटिक रोवर, 2 पहियों वाले नारंगी के आकार के उपकरण और यूएई द्वारा दुबई शाही परिवार के संरक्षक राशिद के नाम पर 4 पहिया रोवर तैनात करेगा। यदि रोवर राशिद सफलतापूर्वक उतरता है तो यह अरब दुनिया का पहला चंद्र मिशन होगा। अभी तक मात्र अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर रोबोट पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसमें जापानी कंपनी एनजी के स्पार्क प्लग कंपनी द्वारा बनाई गई एक प्रयोगात्मक सॉलिड स्टेट बैटरी भी होगी। इससे यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह न्यूनतम ईंधन का उपयोग करेगा और कार्गो के लिए अधिक स्थान प्रदान करेगा। अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन है। प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। अब जापान से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी आपको बताया कि जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस इंक ने अपने हकूतो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर एम1 लॉन्च किया है। और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा भी हाल ही में की है। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने घोषणा की है कि वह अपनी अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। और 8 से 18 नवंबर तक मालाबार युद्धाभ्यास जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। और जापानी नौसेना के 70 साल पूरे होने के मौके पर योकोसुका बंदरगाह पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह का आयोजन भी किया गया है। तो ये थे जापान से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 अर्थात राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में बीईई कहते हैं, इसके द्वारा मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं बीईई की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसी के द्वारा ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। चलिए दिसंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर नजर डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसकी थीम रही थी इक्वलाइज। 2 को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 को विश्व विकलांगता दिवस। 4 को नौसेना दिवस। 5 को विश्व मृदा दिवस। इसकी थीम रही सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, अर्थात मृदा जहां भोजन शुरू होता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। इसकी थीम रही सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। 8 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का चार्टर दिवस मनाया गया। 7 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस।
9 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, थीम रही इसकी रिकवरी विथ इंटीग्रिटी। 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, थीम रही इसकी डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। 11 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, थीम रही वोमेन मूव माउंटेन्स। और 11 को ही यूनिसेफ दिवस मनाया गया, इसकी थीम रही ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 14 को ही विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है। और 15 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 को राष्ट्रीय विजय दिवस, 19 को गोवा मुक्ति दिवस, 20 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस, 27 को साहिबजादा दिवस और 23 को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? इसका राइट आंसर होगा केरल। तो ये केरल में वनीकरण परियोजना शुरू की गई है। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। यह आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने के लिए एक वनीकरण परियोजना है। इसे वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज में निष्पादित किया जा रहा है। बांस के पौधे, फलदार पौधे आदि लगाना और वर्षा जल संचयन इसके प्रमुख स्तंभ हैं। बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। चलिए केरल से संबंधित प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री ने केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। और वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है। और भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में केरल में किया गया। और पीटी उषा जो केरल की हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। और एनी जॉन को केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी नियुक्त किया गया है। और केरल के कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप का उद्घाटन अभी किया गया था। और वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में भारत के केरल राज्य को रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। और 10 से 12 नवंबर तक केरल के कोच्चि शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और केरल राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के 15वें संस्करण का आयोजन अभी किया गया है। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने के लिए भी चुना गया है। तो ये थी वनीकरण परियोजना। अब कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना, मेघालय में ग्रामीण बैकयार्ड पिग फार्मिंग स्कीम ये शुरू की गई है। और तेलंगाना में 18 जनवरी को कांटी वेलुगु योजना फिर से शुरू की जाएगी। और बिहार में हर घर गंगा जल योजना शुरू की गई है। और योगी उत्तर प्रदेश में जो है वो भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई गई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए एक योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है। और केरल के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं।
ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच के उद्देश्य से किस रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसका नाम क्या है? SKA। SKA के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच के उद्देश्य से रेडियो टेलीस्कोप परियोजना, जिसका नाम है SKA अर्थात स्क्वायर किलोमीटर एरे, का निर्माण शुरू किया गया है, जिसके वर्ष 2028 तक पूरे होने की संभावना है। अब ये SKA परियोजना है क्या? यह एक वैश्विक परियोजना है जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में की जाएगी। इस परियोजना में वर्तमान में भारत सहित 16 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में स्थित है। इस परियोजना में 2 रेडियो दूरबीन ऑस्ट्रेलिया और SKA लो और दक्षिण अफ्रीका में SKA मिड ये शामिल हैं। इन दोनों रेडियो दूरबीन का नाम याद रखिए। SKA लो में कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें प्राप्त करने वाले लगभग 1.31 लाख एंटीना होंगे और प्रत्येक एंटीना 2 मीटर लंबा और क्रिसमस ट्री के आकार जैसा होगा। इसका निर्माण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है और SKA मिड में मध्य आवृत्ति रेडियो तरंगों को प्राप्त करने वाले 197 डिश एंटीना होंगे। इसका निर्माण दक्षिण अफ्रीका के करू क्षेत्र में किया जा रहा है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य आइंस्टीन के सिद्धांतों का सबसे सटीक परीक्षण करना है। यह परियोजना खगोलविदों को आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में शामिल प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहयोग करेगी। यह नई प्रकार की गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज करने के साथ ही ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेगी और इस परियोजना के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन के बारे में पता चल पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधि पौधे कौन से हैं? तो उनका नाम क्या क्या है? मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोघोसा और डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया। तो ये पौधे हैं, इनके ये नाम दिए गए हैं। इन तीनों को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं। हाल ही में IUCN ने एक आकलन के बाद हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची यानी रेड डाटा बुक में शामिल किया है। इस सूची में मीजोट्रोपिस पेलिटा को गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फ्रिटिलोरिया सिरोघोसा को कमजोर और डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं रेड डाटा लिस्ट की। तो ये जो है IUCN के अंतर्गत कार्य करती है। रेड डाटा बुक का जो गठन है कब हुआ था? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। और रेड डाटा जो बुक है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक का मेजबान है? तो कौन सा है? मुंबई। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक भारत की अध्यक्षता में 13 से 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित की जा रही है।
डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्देश्य विकासशील देशों, सबसे कम विकसित देशों और द्वीपीय देशों में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करना है। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश रहा? अमेरिका रहा। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत को जो है 5वां स्थान मिला। आईफोन बनाने वाली एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के तौर पर लिस्टेड की गई। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 20 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो उनका नाम है दीपांकर दत्ता। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने पद की शपथ दिलवाई। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, जबकि मुख्य न्यायाधीश सहित 34 पद स्वीकृत हैं। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी, जबकि 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में हुई थी। इसका मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जय कानिया। और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। चलिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ को मौत की सजा सुनाई है। और 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? DY चंद्रचूड़। और ये 10 नवंबर 2024 तक अपने पद पर काम करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने EWS लोगों के लिए 10% जो कोटे का फैसला था उसको 3/5 जजों की सर्वसम्मति से बरकरार रखा है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। US ट्रेजरी ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और लिन मालेरबा के हस्ताक्षर हैं। लिन मालेरबा एक मूल अमेरिकी महिला हैं और मोहेगन जनजाति के प्रमुख हैं। वह संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अंदर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। और जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष हैं। वह फेडरल रिजर्व की पहली महिला प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीनबैक भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं USA की। राजधानी वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया नेपाल के काठमांडू में। और इसका आयोजन 8 से 12 दिसंबर के बीच किया गया। सिद्धांत सरेन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आईना काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाई गई। तो इस आईना फिल्म का नाम याद रखिए।
इस साल फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? सस्टेनेबल समिट्स है। और इसमें डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गईं। चलिए अब एशिया में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख फिल्म समारोह के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गोवा में। यह फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस साल यह उत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया था। दूसरा है बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये कहाँ होता है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह महोत्सव का पहला संस्करण 1996 में शुरू हुआ था। इसमें 31 देशों की कुल 169 फिल्मों ने भाग लिया था। अगला है हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। यह महोत्सव हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व सिनेमा को जनता के लिए सुलभ और सस्ता बनाना है। अगला है शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। शंघाई की फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग का जश्न मनाते हुए महोत्सव पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। इसके 24वें संस्करण में, जो 2021 में आयोजित किया गया था, फिल्म उत्सव में 113 देशों की 4,443 फिल्मों की भागीदारी देखी गई थी। चलिए फिल्म जगत से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया गया और कंट्री इन फोकस देश फ्रांस रहा। और स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और अभी हाल ही में फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया। और इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण का आयोजन 8 से 12 दिसंबर के बीच काठमांडू में आयोजित किया गया। 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए हमले की कौन सी बरसी मनाई गई? तो ये 21वीं बरसी मनाई गई। 13 दिसंबर को ठीक 21 साल पहले संसद भवन में आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन पर उस समय आतंकी हमला हुआ था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए थे और 15 घायल हो गए थे। तो ये उन्हीं शहीदों के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि दी गई और ये बरसी मनाई गई। तो कौन सी बरसी थी? 21वीं। चलिए कुछ आतंकी घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। तो 12 मार्च को मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 14 फरवरी को कोयम्बटूर धमाका, 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ और 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 24 सितंबर को अक्षरधाम हमला, 29 अक्टूबर को दिल्ली सीरियल ब्लास्ट। इस तरह से बहुत सारी आतंकी घटनाएं हमारे देश में घटित हुई हैं। और 2 जनवरी को 2016 में पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ था और 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ और 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था। इनमें से कुछ आतंकी घटनाओं के बारे में परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो ये तीनों परीक्षाओं की तारीख आप याद रखिए, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट करके बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।